नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे व्याकरण का खंड चल रहा है। और व्याकरण में हम पढ़ रहे थे समास। और समास के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटे रूप में किसी भी सेंटेंस को, किसी भी दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम मिलाकर छोटा कर देते हैं, अर्थात उनके बीच के जो योजक शब्द होते हैं, उनको जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, संयोजक शब्द जो होते हैं, उनको हटाकर उनका जब लोप हो जाता है और एक नया शब्द बनता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और मैंने इसके बहुत सारे भेदों के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था, आपको बताया था। तो दो भेद हमने पढ़ लिए थे, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास हमारा कंप्लीट हो गया था, एग्जाम्पल के साथ मैंने आप लोगों को स्पष्ट करा दिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, तत्पुरुष समास से फिर से स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और लिखेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि व्याकरण जो है वो केवल सुनकर और पढ़कर समझ में नहीं आती। जब तक आप उसको लिखकर नहीं समझेंगे, तब तक आपको वो चीजें अच्छे से नहीं आ पाएंगी। तो कॉपी, पेन, पेंसिल अपने हाथ में ले लीजिए। मैं आप लोगों को हर एक चीज लिख कर समझाऊंगी, बोल कर समझाऊंगी, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, तो साथ के साथ आप उसी तरीके से लिखते रहिए। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अव्ययी भाव समास हम पढ़ चुके थे। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। पहले तो जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है, और वो पद जो है उसका अर्थ जो है वो प्रधान होता है। अव्यय का जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है। और अव्यय का क्या अर्थ है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, जिसमें किसी भी जिसमें लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। और मैंने एग्जाम्पल भी इस समास के आप लोगों को बता दिए थे। अव्ययी भाव समास के उदाहरण इस तरह से मैंने आपको दिए थे, जिसमें यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार, तो पहला पद जो है, अर्थात ये सारी चीजें भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर कराई थी कि जो समास होता है वो दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। जो पहला जो इस तरफ का पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और इसे उत्तर पद कहते हैं। तो यथा जो है वो पूर्व पद है, शक्ति जो है वो उत्तर पद अर्थात बाद का पद है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो जो सेंटेंस है, जो शब्द है पूरा, वो पूर्व पद पर आधारित है, पूर्व पद द्वारा ही बन रहा है। या फिर प्रतिदिन की अगर बात करें, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, तो जिसमें
दिन की बात की जा रही है, लेकिन जो प्रथम पद है अर्थात प्रत्येक, ये प्रधान पद है। ठीक है, तो इस तरह हमने अव्ययी भाव समास जो है वो कल का जो पिछला सेशन था हमारा उसमें हमने पढ़ लिया था। और हम आगे बढ़े थे, आगे हमने शुरू किया था तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इसको आप एक बार फिर से सुन लीजिए, शायद आपने कल ये लिख लिया था इतना, लेकिन एक बार रिवीजन इसका हम कर लेते हैं कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। इसका दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें एक जो मेन चीज है, जो विग्रह में कारक प्रकट होता है, अर्थात जब हम विग्रह करते हैं, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा, समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, एक बार हम समास विग्रह जान लेते हैं कि किसी भी शब्दों के संबंध को प्रकट करना या फिर समासिक शब्द को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाना समास विग्रह कहलाता है। तो इसको एक बार देख लीजिए, फिर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। समास विग्रह, समास विग्रह आप अपनी कॉपी में एक डार्क कलर के पेन से ऐसे हेडिंग डाल के उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं और उसमें लिखेंगे सामासिक शब्दों के, सामासिक शब्दों के बीच में संबंधों को स्पष्ट करना या सामासिक शब्दों को उसकी पूर्वावस्था में लाना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, जब हम समासिक जो शब्द है अर्थात समास की प्रक्रिया के दौरान जो बना हुआ शब्द है उसको हम उसके मध्य का संबंध बताते हैं, संबंध को स्पष्ट करते हैं, या फिर उस सामासिक शब्द को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे राज पुत्र, तो राजपुत्र को हम कैसे लिखेंगे? राजा का पुत्र। या राजमहल ले लीजिए, राज महल, तो राजमहल को कैसे लिखेंगे? राजा का महल। ठीक है, तो इस तरह से जब हम
सामासिक शब्दों को, जब हम सामासिक शब्दों को के मध्य संबंध प्रकट करते हैं या सामासिक शब्दों को उसकी पूर्वावस्था में लेकर आ जाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है इसको समास विग्रह कहा जाता है। इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में हमने पहले जाना, इसको आप अपनी कॉपी में इस तरह से ब्रैकेट बंद करके अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। तो हमने इसमें जाना कि पद, जो तत्पुरुष समास का दूसरा पद, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें हमने और दूसरी क्या मेन चीज जानी, इसमें हमने एक मेन चीज ये जानी, दूसरा पॉइंट वो ये है कि इसे बनाने में पदों के बीच के कारक चिन्ह, अर्थात जो विग्रह करने में कारक प्रकट होते हैं उसी कारक वाला ये समास होता है। अगर जो भी जिस तरह के भी कारक इसमें प्रकट होंगे तो उसी कारक वाला ये समास होगा। और इसे बनाने में, इस समास को बनाने में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप तत्पुरुष समास में कि इसे बनाने में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ये इसका दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि इसे बनाने में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि जिस तरह का कारक चिन्ह होगा उसी तरीके का ये समास होगा। जिस तरह के कारक चिन्हों का लोप होगा उसी तरह का ये समास होगा। तो पहले इसमें फटाफट से तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर कारक चिन्हों में अंतर आप लोगों को बताऊंगी। जैसे ये मैंने आपको कल बताया था, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो क्या लिखेंगे, देश भक्ति। ठीक है, देश के लिए भक्ति अर्थात देशभक्ति। या राजा का पुत्र राजपुत्र। राह तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत अर्थात तुलसी कृत। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ कारक चिन्ह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि के द्वारा, का पुत्र, के लिए भक्ति। तो इस तरह से जिस जिस तरह के इनमें कारक चिन्ह आएंगे, जैसे कि बताया कि इसे बनाने में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, अर्थात इस समास को बनाने में जिस जिस तरह के कारक चिन्हों का लोप होगा ये समास उसी तरह का होगा। तो इस तरह तत्पुरुष समास के यहाँ पर हमें 8 भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के 8 भेद हमें बताए गए हैं इसके कारक चिन्हों के लोप के आधार पर।
तो इसको लिखेंगे तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं। क्योंकि जो ये भेद है, इन भेदों को विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन, देखिए जब विग्रह करते हैं तो कर्ता और संबोधन जो होता है, इन दो भेदों को लुप्त रखा गया है। इन दो भेदों को जब विग्रह करते हैं तो उसमें कर्ता और जो संबोधक होता है उसको लुप्त रखा गया है। तो इन्हीं विभक्तियों के अनुसार इसको भी आप इसी तरह हेडिंग डाल के अच्छे से बिल्कुल लिखेंगे इन दो पंक्तियों को। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। तो हमें विभक्तियों के आधार पर ही पढ़ना है, तो हम इसमें तत्पुरुष समास के 6 भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको आप बिल्कुल अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे कि तत्पुरुष समास के, पहले आप तत्पुरुष समास के 8 वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह की वजह से जो कर्ता होता है, संबोधन होता है, उससे 2 भेदों को लुप्त करके रखा गया है और बाकी के विभक्तियों के आधार पर यहाँ पर 6 भेद हमें तत्पुरुष समास के बताए गए हैं। तो अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं तत्पुरुष समास के, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फटाफट से इनको लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 2 करण तत्पुरुष समास। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास। नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास के 6 भेद आपको
बताए गए हैं, 6 भेद यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में एक बार लिख लीजिए फटाफट से, क्योंकि हम इनको जब इन सभी भेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ा सा पैदा हो जाएगी। तो आप पहले, अगर आप पहले ही इनको हेडिंग वाइज इस तरह से लिख लेंगे, तो जब हम एक एक करके सारे सभी समासों को पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल भी इससे बिल्कुल भी आपको इसको समझने में इनको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ये है तत्पुरुष समास के 6 मुख्य भेद। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कर्म तत्पुरुष समास को समझना। कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 1 है कर्म तत्पुरुष समास। अब ये जो कर्म तत्पुरुष समास है, इसमें हमेशा 2 पदों के बीच कर्म कारक चिन्ह जो होता है को, कर्म कारक चिन्ह को होता है, कर्म कारक चिन्ह को होता है। को कर्म कारक चिन्ह की विभक्ति भी कहा जाता है। तो इसमें जो होता है कर्म कारक जो चिन्ह होता है वो को होता है, तो इसीलिए इसको कर्म कारक की विभक्ति भी, अर्थात को ही कर्म कारक की विभक्ति कहा जाता है और इसीलिए इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे कि कर्म तत्पुरुष में इस तरह से लिख सकते हैं, कर्म तत्पुरुष में को कर्म कारक चिन्ह होता है। पदों के बीच को कर्म कारक चिन्ह होता है और इसीलिए इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्म कारक चिन्ह क्या होता है? को। इस तरह से आप इसको अलग से लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे और अपने अलग पेन से लिखेंगे ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो कर्म तत्पुरुष पदों के बीच में को कर्म कारक चिन्ह होता है। एग्जाम्पल के लिए हम इसके कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं। रथ चालक, रथ चालक। वन गमन, स्वर्ग प्राप्त, या और भी बहुत सारे चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ग्राम गत। अब आप एग्जाम्पल से समझेंगे। रथ चालक अर्थात रथ को चलाने वाला। वनागमन
वन को गमन, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं को कर्म कारक चिन्ह है, अर्थात जो इनका जो विभक्ति चिन्ह है, अर्थात जो इनका जिसको ये जोड़ने वाला जो चिन्ह है वो कर्म कारक चिन्ह यहाँ पर को है। आप सभी में देख पा रहे होंगे, रथ को चलाने वाला, वन को गमन या वन को गया हुआ, स्वर्ग को प्राप्त, ग्राम को गया हुआ। तो इस तरह इस कर्म तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। जहां पर भी आपको इस तरह के शब्द दिखाई देंगे वहां पर आप उसकी जब विभक्ति करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, अगर आपको को दिखाई देता है, को वहां पर आता है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इनके बीच जो कर्म कारक चिन्ह होता है वो को होता है और इसीलिए इसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस तरह के और भी एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे चैट के माध्यम से, जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, और आप खुद भी अपनी कॉपी में इससे ज्यादा एग्जाम्पल लिख सकते हैं कर्म तत्पुरुष समास के। आगे बढ़ेंगे, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में क्या होता है? नंबर 2 है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, यहां पर जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, अर्थात दोनों पदों के बीच करण कारक छिपा होता है और करण कारक चिन्ह या फिर जो विभक्ति है जो वो के द्वारा या से होता है। ठीक है, जो इसके बीच में पदों के बीच में, जहां पर पहले पद के बीच में पहले पद के पद में, देखिए इसको सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, जहां जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है और विभक्ति चिन्ह, अर्थात विभक्ति चिन्ह जो करण कारक चिन्ह जो होता है और करण कारक चिन्ह के द्वारा से होता है। जो करण कारक चिन्ह होते हैं वो या तो के द्वारा होगा या फिर से होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। तो अब आप सबसे पहले
इस तरह के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको स्पष्ट होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे स्वरचित, स्वरचित। और एक एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, तुलसी द्वारा कृत अर्थात तुलसी से तुलसीकृत। ठीक है, तो स्वरचित, मनचाहा, रस भरा, आंखों देखी, देखिए स्वरचित अर्थात स्वयं के द्वारा रचित, मनचाहा, मन से चाहा, रस भरा, रस से भरा, आंखों देखी, आंखों से देखा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो करण कारक चिन्ह है वो क्या है, के द्वारा, से, ये सब क्या है, करण कारक चिन्ह है। तो जब आप इस तरह के शब्दों को देखते हैं जहां पर करण कारक चिन्ह जो है, इसमें पहला पद हमने, हाँ पहली वाली चीजें भी आपको याद रखनी है कि प्रथम जो दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है, और यहाँ पर पहले पद में कारण कारक का बोध होता है। पहले पद के साथ करण कारक चिन्ह जो है वो जुड़ा हुआ होता है। और करण कारक चिन्ह क्या क्या होते हैं, दो करण कारक चिन्ह बताए, के द्वारा और से। इसको बिल्कुल हर हेडिंग के सामने इस तरह से इसको लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। तो स्वरचित उदाहरण कुछ इस प्रकार है, स्वरचित अर्थात स्वयं के द्वारा रचित, मन चाहा अर्थात मन से चाहा, रस भरा अर्थात रस से भरा हुआ। और भी बहुत सारे लिख सकते हैं, धनहीन अर्थात धन से हीन, भयाकुल अर्थात भय से आकुल या भय से डरा हुआ, ज्वरग्रस्त अर्थात ज्वर से ग्रस्त, भूखमरी अर्थात भूख से मरी। तो इस तरह बहुत सारे उदाहरण हम करण तत्पुरुष समास के लिख सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास का दूसरा भेद। पहले हमने पहला भेद पढ़ा कर्म तत्पुरुष, दूसरा हम पढ़ रहे हैं करण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है, इनमें दो पदों के बीच, जैसे पहले वाले में क्या था, दूसरे वाले में क्या था, जब हम पढ़ रहे थे कि पहले पद के साथ करण कारक चिन्ह जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसमें जो संप्रदान कारक चिन्ह होता है वो दोनों पदों के बीच में छिपा हुआ होता है। और क्या संप्रदान, इसमें क्या संप्रदान चिन्ह होता है, संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए, और ये हमेशा दो पदों के बीच में
छिपा रहता है, अर्थात दो पदों के बीच में होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, इसमें दो पदों के बीच, इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक चिन्ह होता है। दो पदों के बीच में छिपा हुआ होता है संप्रदान कारक चिन्ह, और संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक चिन्ह होता है के लिए। होता है, इस लिए इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक चिन्ह होता है, दो पदों के बीच में होता है, और संप्रदान कारक चिन्ह के लिए होता है, इसीलिए इसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। तो बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छे इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगी। उदाहरण के लिए विश्राम गृह, विश्राम गृह, जो आपको इसका समझ में आ रहा है किस तरह से हम इसका विग्रह करेंगे, तो आप लिख सकते हैं गुरु दक्षिणा। प्रयोगशाला, स्नान घर, विश्राम घर को हम कैसे समास किस तरह से विग्रह करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा? विश्राम के लिए घर, विश्राम के लिए घर या गृह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर। तो इस तरह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो भी हमने विभक्ति चिन्ह लिए हैं वो है के लिए, और दो जो विभक्ति चिन्ह है
वो ना तो प्रथम पद के साथ है और ना ही दूसरे पद के साथ है, वो दोनों पदों के बीच में लगे हुए हैं, दोनों पदों को आपस में जोड़ रहे हैं, दोनों पदों को आपस में योग कर रहे हैं। तो इस तरह हम संप्रदान तत्पुरुष में देखेंगे, इसमें दो पदों के बीच में संप्रदान कारक चिन्ह के लिए होता है, इसीलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। तो जब आप इस तरह के समास विग्रह करने के लिए जब आपके पास प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप शब्द को देखेंगे, उसको विभक्ति उसकी करेंगे और जिस तरह के कारक चिन्ह आपको उसमें दिखाई देंगे और उसी तरह से आप उसको समझेंगे और फिर उसमें आप समास को बताएंगे कि कौन सा समास इसमें है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने तत्पुरुष समास के जो भेद है, 6 भेद, उसमें से 3 जो भेद है वो हमने पढ़ लिए हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में ये चीजें आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं। हम फिर से आपको, क्योंकि समास जो होता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, तो ये क्लियर होना, ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई दिक्कत है तो चैट के माध्यम से बता सकते हैं, फिर से आपको रिवाइज कराया जाएगा। और जब मैं आपको एग्जाम्पल बताने के लिए बोलती हूँ तो जो चीजें आपको समझ में आती हैं आप भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।